वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। आज ये आपकी पहली क्लास है एमपी जो जीके या मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिसे हम कहते हैं, और लगभग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं या व्यापम द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, उन सभी जगहों पर आपका मध्य प्रदेश का इतिहास है आपको काम आएगा। आज जो आपकी क्लास है वो पहली क्लास रहेगी। इसमें सिर्फ हम इतिहास में क्या क्या चीजें किस सीक्वेंस से पढ़ेंगे उसका एक हल्का सा मैं आइडिया आपको दूंगा। आज से ही आपका कोर्स लॉन्च माना जाएगा। आज से कोर्स लॉन्च करने के पीछे रीजन जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। हम आपके लिए एक स्टूडियो तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, जो लगभग 10 या 11 तारीख तक आपका पूरा कंटिन्यू हो जाएगा। तो बाकी की क्लासेस आपकी बोर्ड के ऊपर चलेंगी, डिजिटल बोर्ड हमारा है उसके साथ में चलेंगी, ठीक है। और 5 तारीख को मैंने क्लास लॉन्च करने के लिए बोला था, तो आज से लगभग एक एक क्लास पर डे में थोड़ी थोड़ी आपको देता चलूंगा इसकी। और जो रेगुलरिटी आपकी आएगी क्लासेस में, वो रेगुलरिटी क्लासेस आपकी आएगी 10 या 11 के बाद में। रेगुलरिटी से मेरा कहने का मतलब है कि जब हम थोड़ा सा स्पीडली पढ़ाएंगे चीजों को, तो वो आपकी जो आएगी 10 या 11 तारीख से आएगी। तब मैं आपको जो अपनी स्क्रीन है, स्क्रीन के साथ में आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। चूंकि मैंने अभी एक ऑफर निकाला हुआ है आपका, और उस ऑफर में 10% आपको डिस्काउंट मिलना है। तो वैसे आपकी इस क्लास की जो कॉस्टिंग है वो 2500 है, जिसमें कंप्लीट प्री मेंस या ये समझ लीजिए कि केवल एमपीपीएससी नहीं, एमपीपीएससी के चाहे वो एडीपीओ का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो जो आप देते हैं, सभी में मध्य प्रदेश आपके लिए समान तरीके से नए सिलेबस में आ चुका है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम जो आपका होगा उसमें ये क्लासेस आपके काम आने वाली है। तो सीधे जो आज हमें चर्चा करनी है कि हम मध्य प्रदेश के इतिहास की शुरुआत करेंगे कहां से, उनमें कौन कौन सी चीजें देखे हैं, क्या क्या समझेंगे, फिर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीजें कैसे चलेंगी, वो पूरा मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा रहा हूं। आप जिस तरीके से मैंने पहला पेज ये बनाया हुआ है, उस तरीके से आप भी अपने नोट्स में एक पहला पेज बनाएं। कोशिश करेंगे जैसे आप क्लास में अपनी कॉपी में खुद लिख के नोट्स अपने बनाते थे वो आप बनाएं। हालांकि हम तो आपको पीडीएफ देंगे ही, बट मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप खुद उसको लिखें, ठीक है। तो सीधे हम लोग चलते हैं आज की हमारी क्लास के ऊपर। आज की यदि आप क्लास को यहां पर देखेंगे तो हमने ये देखा है कि मध्य प्रदेश के इतिहास को मैंने आपकी लेक्चर प्लान किस तरीके से रहेगा इसके ऊपर मैंने चर्चा करने की कोशिश यहां पर की है, ठीक है। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, हमें इस बात के ऊपर ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण घटनाओं से मतलब क्या होता है कि ऐसा क्या है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसकी प्राचीन इतिहास में यदि हम देखें तो चाहे भारत का इतिहास हो आपका, चाहे मध्य प्रदेश का इतिहास हो, लगभग हम उसको 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक आपका प्रागैतिहासिक काल होता है, एक आपका आद्य ऐतिहासिक काल होता है, और एक आपका ऐतिहासिक काल होता है। अब प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में क्या अंतर होता है ये आप लोगों को पता होगा। प्रागैतिहासिक काल से मानव विकास के उस चरण से है, प्रागैतिहासिक काल का जो मतलब है मानव विकास के उस चरण से है जिस समय पर मानव ने किसी भी प्रकार की लिपि को नहीं जाना था। यानी कि यदि आप यहां पर देखें, फर्स्ट यदि बात यहां पर आप करें, प्राग ऐतिहासिक काल की बात यहां पर करें, तो ये आपको ध्यान रख लेना, कभी कभी 3 नंबर में आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे प्राग ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है यहां पर किसी भी लिपि का ज्ञान मनुष्य को नहीं था। अर्थात कहने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि मनुष्य जो संवाद करता था या जो भी उनके जीवन की प्रक्रियाएं हैं वो किसी लिपि में नहीं करते थे, चित्रात्मक तरीके से वो बता सकते थे। जैसे आप अगर देखेंगे चित्रों में बता के या चीजों को बता के वो चीजों को याद रखते थे। कोई नहीं जानता कि उनका कम्युनिकेशन किस तरीके से होता था, क्या उनकी भाषा थी, क्या थी, कोई इनकी लिपि मौजूद नहीं है। ये आपका प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आपका आता है। दूसरा आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें थोड़ा सा आपका ताम्रपाषाण काल भी आ जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि मनुष्य जो भी थे उनको किसी लिपि का ज्ञान हो चुका था। यानी कि हमें प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी केवल कहां से मिलती है, कभी कभी शैलचित्रों से मिल जाती है, और अक्सर जो इस समय के इतिहास को समझने की बात की जाती है प्रागैतिहासिक काल की, तो यहां पर आप जो हथियार होते हैं उन हथियारों, औजारों, आभूषणों, शैलाशयों आदि की जानकारी से हम उस समय के मनुष्य को समझने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य इस तरीके से रहा होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज हमारा इतिहास है, हमारे इतिहास में क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है। मान लीजिए 1947 के बाद में जब हम आजाद हुए तो पहले प्रधानमंत्री ये बने, हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस तरीके से वोटिंग सिस्टम है, संविधान है, ये सब चीजें आज रिटन मौजूद हैं। ऐसा उस समय नहीं था, राइट।
तो प्रागैतिहासिक काल में हमें मध्य प्रदेश में यह देखना पड़ेगा कि क्या मध्य प्रदेश के किन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई हथियार मिला है, कोई औजार मिला है, कोई आभूषण मिला है, कोई जीवाश्म मिला है। जीवाश्म का मतलब क्या होता है आपका कि कोई जीव जंतु उस समय आपका पाया जाता था जो एक प्रकार से जमीन के अंदर दबा रहा है, एक और पत्थर भी बन गया, लेकिन जीवों का अश्म उसमें बाकी, तो उसमें हम निकालते हैं कि भाई इतने साल पुराना कोई जीव यहां मिला है। आपने देखा मध्य प्रदेश में कई जगहों पर आपको इस तरीके के जीवाश्म मिलते रहते हैं, यहां तक कि डायनासोर तक का आपका जीवाश्म आपका मिला हुआ है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमारा मध्य प्रदेश आज जिस भूभाग के अंतर्गत है उसमें प्राचीन काल में क्या क्या चीजें आपकी रही होंगी, खासकर प्राचीन काल के प्रागैतिहासिक समय में क्या रही होंगी। तो हमें इन चीजों को जानना है, यानी कि जब आप मध्य प्रदेश के संबंध में प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, यहां पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना हथियार, औजार, फसल, जानवर या जो भी आपको फैक्ट्स अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कुछ मिला है, बस आपको वो याद रखना है और उसी के आधार पर आपका प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये इंडिया में भी आप जब पढ़ते हो तो आपको पता है। आदि ऐतिहासिक काल वो कालक्रम है जिसके अंतर्गत मनुष्य को लिपि का ज्ञान हो चुका था। लिपि से मेरा मतलब क्या है, जैसे हम लोग अभी देवनागरी लिपि आपकी लिखते हैं, इस साइड से साइड लिखते हैं, हिंदी हमारी भाषा है, इंग्लिश है, ठीक है, आपकी चाइनीज है जो मैड्रियन है आपकी, ठीक है, और आपकी इसके बाद उर्दू है, अलग अलग जो भाषाएं आपकी है, फारसी, हर भाषा को लिखने की एक लिपि है, उसकी एक व्याकरण है, उसका एक तरीका है, उसका एक सीक्वेंस होता है, उसकी एक शब्दावली होती है। ठीक है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो भी हमें दस्तावेज मिले हैं, चाहे वो आपके शिलालेख हों और चाहे आपके कोई ताम्रपत्र अगर हमें मिला हो ताम्रपाषाण काल के समय से, ठीक है, कोई हमें ताम्रपत्र मिला हो, कहीं भी हमें कोई दीवारों के ऊपर कोई चीज लिखी हुई खुदी हुई मिली है, तो उस लिपि की जो जानकारी है, उस लिपि का जो नॉलेज है वो आज तक हमें नहीं हुआ है, यानी मनुष्य इस क्रम में आगे अभी तक उस लिपि को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाया है। तो ऐसा इतिहास जिसकी लिखित दस्तावेजों में मौजूदगी है, यानी मनुष्य को लिपि के बारे में जानकारी थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, तो वो आपका लगभग आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपका आ जाता है। और आदि ऐतिहासिक काल से यदि आप समझे आगे जाके जो आपका इतिहास, जिसको हम आज के वर्तमान इतिहास में हम किसी चीज को समझते हैं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि जब से मनुष्य ने लिपि का ज्ञान पाया, और वो लिपि क्या है, आपकी पठनीय है, यानी कि आप उन दस्तावेजों को, जैसे अशोक के शिलालेख है, इसको हमने पढ़ा हुआ है, राइट, तो हम जानते हैं कि अशोक ने अपने आप को कौन एक शिलालेख के अंतर्गत खुद को अशोक बोला है, ठीक है, अलग अलग नाम है, हर चीज है। तो जो आज हमारे अन्वेषणकर्ता थे या जो हमारे पुरातत्वविद थे, जिन जिन चीजों को पढ़ चुके हैं, जहां से हमारे इतिहास में पठनीय ज्ञान हमारे पास में आ गया है, वो हमारा इतिहास है। तो ये इतिहास के 3 क्रम हैं। अब इन 3 क्रमों को मध्य प्रदेश से आपको ध्यान देना है कि पहली बात हमें मध्य प्रदेश में क्या चीजें देखनी है कि अगर हम मध्य प्रदेश में किन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत हमें कोई हथियार, औजार, आभूषण मिले हैं, तो वो आपको प्रागैतिहासिक काल का हम देखेंगे, प्रश्न वहां से आपका बनेगा। आदि ऐतिहासिक काल में यदि कोई हमें दस्तावेज मिला है लेकिन उस दस्तावेज को नहीं पढ़ाया जा चुका है, या ताम्रपाषाण कालीन कोई हमें अवशेष मिला है, जीवाश्म मिला है, तो हम उसको बताएंगे कि ताम्रपाषाण कालीन या ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उसमें हमें इस तरीके की चीजें हमारे मध्य प्रदेश में मिली हो, ये चीज हम आपको बताएंगे। पठनीय इतिहास में हम देखेंगे कि हमारे चाहे कहां पर कौन कौन से अभिलेख आपके मिले हैं, दतिया में कौन सा अभिलेख मिला है आपका, सतना के पास में कौन सा अभिलेख मिला है आपका, ये सभी जितने भी आपके चाहे अशोक के हो चाहे कोई भी हो, या हमारे अन्य जो ऐतिहासिक रहे हैं लोग, उनके जो भी हमें अभिलेख वगैरह मिले होंगे, उन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके जब नोट्स बनते हैं तो यहां पर मुख्यतः जो आपका फोकस किया जाता है वो पॉइंटर्स में होता है। प्रीलिम्स में क्या है आपका, पॉइंटर्स में होता है। यहां पर हम मिले हुए हथियारों, औजारों, आभूषणों, ठीक है, और आपके दस्तावेजों, इन सभी के आधार पर उस समय कैसा जीवन होगा इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। तो प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा जाता है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है कि भाई आपके मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कालीन क्या सबूत हैं, कैसा समय रहा होगा, क्या, केवल आपसे पूछा किस जगह पे क्या मिलेगा। मेंस में आपसे क्या पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक कालीन मनुष्य का कैसा रहन सहन था, क्या चीजें थी। तो आप कैसे बताओगे, जो दस्तावेज हमें मिले हैं, जो हमें हथियार, औजार, सब चीजें मिली, उसके आधार पर हम बताएंगे। बड़ी मैं आपको नॉर्मल सी चीज बता रहा हूं, जो लोग पढ़ने वाले हैं उन सबको ये चीजें पता है। तो हमें एमपी को भी इंडियन हिस्ट्री की तरह पूरे तरीके से समझना है। हमें यह देखना है कि मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, मध्य प्रदेश किस भूभाग का आपका हिस्सा है,
हमें पूरा ये समझना है। तो मध्य प्रदेश पूरे भूभाग का हिस्सा है, उसके अंतर्गत फिर कैसी कैसी आपकी चीज़ें चेंजेस हुई। ज्योग्राफी में आपको ये भी बताएंगे कि भाई आपको नर्मदा घाटी आपकी कैसी बनी, आपका विंध्याचल पर्वत कैसे बना, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जियोमॉर्फोलॉजी आपकी मध्य प्रदेश की दी गई है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले इतिहास में आपको देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे दस्तावेज या ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई हैं जो मध्य प्रदेश के इस भूभाग की उपस्थिति प्राग ऐतिहासिक काल में प्रूफ करती है। क्लियर है, ये बात हो गई आपकी। तो पहले स्टेप में हम देखेंगे इतिहास का वह अंश जो प्राचीन काल है। प्राचीन काल में 3 हिस्से होंगे, प्रागैतिहासिक, आध्यैतिहासिक और आपका इतिहास जो हमारे पास में पढ़नी है। तो इस तरीके से आपकी क्लास चलेगी। फिर यहां पर आप अगर अगला देखेंगे जो हमें मध्यकाल में मुख्यतः यदि देखना है, अब जैसे ऐतिहासिक काल में 2-3 चीजें हैं, जैसे प्राचीन संस्कृति हम देखेंगे। मध्य प्रदेश में वैदिक, महाकाव्य, महाजनपद काल से तोमर राजवंश तक, जैसे शिशुपाल वंश आपका कहां पर था, आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। औलिकर वंश कहां पर था, हूण अगर आए हैं तो हूणों का आक्रमण किस क्षेत्र के अंतर्गत आपका हुआ है, इस बात का आपको ध्यान देना है। विक्रमादित्य, भर्तहरि, ये जितने भी आपके दिए गए हैं, परवर्ती, प्रतिहार, तोमर वंश, ये जितने भी आपके राजवंश दिए गए हैं, तो प्राचीन काल से महाजनपद काल तक के जो भी आपके राजवंश होंगे उन सब के बारे में जो भी एक पॉसिबल इंफॉर्मेशन हमारे पास में होगी उसको हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। क्लियर है? अब यही चीज आपको समझ, इसके बाद चूंकि ये जो कोर्स मैं बना रहा हूं ये मैं कंप्लीट हर एग्जाम को लेके बना रहा हूं, मध्य प्रदेश में कैसे इसका यूज होगा तो सिलेबस का मैं कंपेरिजन आपका कर दूंगा अभी। अगला आपको ध्यान रखना है, मध्यकाल में हम देखेंगे कि दिल्ली व मुगल सल्तनत आदि का मध्य प्रदेश में प्रसार किस तरीके से हुआ और उस समय के जो आपके राजवंश थे वो किस तरीके से आपके राजवंश मध्य प्रदेश में रहते थे। दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, आप अगर देखेंगे यहां पर, अगर आप समझें कि मालवा में जो स्वतंत्र मुस्लिम, मालवा के अंतर्गत आपका एक स्वतंत्र मुस्लिम शासन आपका स्थापित हुआ, तो उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। और यदि आप बात देखें यहां पर तो बुंदेलखंड की क्या स्थिति मध्यकाल में आपके, और बघेलखंड की क्या स्थिति थी, तो ये सब हम ऐतिहासिक काल में जितने भी आपके पास में मौजूदा पॉसिबल इंफॉर्मेशन होगी हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे मध्यकाल के अंतर्गत। और उस समय के जो तत्कालीन राजवंश होंगे उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आपकी। आधुनिक भारत में हम क्या देखेंगे, मराठों के आगमन से 1857 तक के आंदोलन तक देखेंगे। उसके बाद में हम 1857 से मध्य प्रदेश के गठन तक देखेंगे, और जो प्रमुख राजवंश आपके मुख्य परीक्षा में भी दिए गए हैं वो भी हम यहां पर देखेंगे। तो इतिहास को जब हमें मध्य प्रदेश को पढ़ना है तो हमें कितनी कैटेगरी में पढ़ना है, आपका 3 कैटेगरी में पढ़ना है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। प्राचीन में उन दस्तावेजों या प्रमाणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, किस जगह पर क्या चीजें मिली है आपकी, ठीक है। मध्यकाल में हमें देखना है किस तरीके से हमारे यहां पर अलग अलग सल्तनतों की शुरुआत आपकी होती है, किस तरीके से आपके आक्रमणकारी आते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, कहां कहां पर उन्होंने राज किया है। आधुनिक काल में मराठा के अलावा आपके सिंधिया, होलकर, जितने भी आपके आदि राजवंश वगैरह जो आपके रहे हैं मराठों के आगमन के बाद से लेके, ठीक है, उन सभी राजवंशों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करनी है, उनके शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हमारा योगदान रहा है मध्य प्रदेश का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, प्रमुख व्यक्तित्व तो आपके कौन कौन से रहे इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो इस तरीके से हम पूरा आपका मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। अब इसमें और गहराई में चीजें अपनी कैसे जाएंगी, जैसे जो मध्य प्रदेश में आप अगर इतिहास को देखेंगे तो ये आपका पाठ्यक्रम रहा। तो मैंने अभी तक आपको जो बताया आप उसमें समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश, ये जो क्रम मैंने बताया है ये चीज आपकी कवर हो जाएगी, आप पीछे ही देख लीजिए कवर हो रही है आपकी। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या आपका योगदान हुआ है ये भी आपका आपके सामने हो जाएगा, राइट, जो मैं पूरा आपको बताऊंगा। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के बारे में भी आपको बताऊंगा। अब ये चीज आपकी जो है ये थोड़ा सा इतिहास से संबंधित है, जनजाति संबंधित, ये टॉपिक्स आपके अलग हैं जो नॉर्मल आपको मिलते हैं। फिर हम कलाएं भी बताएंगे, स्थापत्य कला भी बताएंगे, खजुराहो के मंदिर वगैरह। अब मेंस में जो अलग रहेगा, प्री में क्या बताऊंगा, प्री में ये बताऊंगा कि प्रमुख कलाओं के नाम क्या है, प्रमुख स्थापत्य कला के उदाहरण क्या है। मेंस में क्या बताऊंगा, वो कलाएं किस तरीके से उस समय के समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्योंकि 19 में भी यदि आप देखोगे तो आपसे मालवा समाज की संस्कृति के बारे में पूछा गया है, मालवा जो क्षेत्र उसकी संस्कृति के बारे में आपसे पूछा गया है एक बार। तो किसी भी समाज की संस्कृति को आप तब जान सकते हैं जब वहां की कलाओं, स्थापत्य कला के बारे में आपको जानकारी हो। तो मेंस में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो स्थापत्य कला जो आपकी है, प्रमुख कलाएं वगैरह हैं, वो किस तरीके से कब मनाई जाती थी, क्या क्या आपके विचार होते, सब चीजें हम वहां पर जानेंगे, राइट। और प्रीलिम्स में हम क्या देखेंगे, प्रीलिम्स में केवल और केवल हम फैक्चुअल चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये भले मैं आपको प्रीलिम्स का सिलेबस बता रहा हूं, सिलेबस डिस्कशन मैं ऑलरेडी आपके लिए कर चुका हूं, बस दोबारा चूंकि ये टॉपिक्स मुझे आपको पढ़ाने हैं तो उसको मैं आपके सामने फिर हम बोलियां वगैरह, जनजातियों में प्रमुख व्यक्तित्व वगैरह आपके 3 जगह पे दिए गए हैं, वो हम सब एक साथ यहां पर पढ़ लेंगे। त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य,
साहित्यकार ये अलग से हम पढ़ेंगे पूरा, धार्मिक पर्यटन स्थल अलग पढ़ेंगे और जनजातीय व्यक्तित्व हम पूरा पढ़ेंगे। तो ये जो आपका, यदि मैं यहां पर बात करूं तो ये आपकी पहली क्लास में मैंने आपको ये जानकारी दी है कि अब आप लोग इतिहास को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे पास में जो भी मौजूदा दस्तावेज होंगे उन मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर अभी मैं आपका मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाना अभी शुरू कर दूंगा। भविष्य में यदि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधी कोई और ऐसी जानकारी जो हमसे छूट गई होगी, वो जानकारी भी हम आपको इस क्लास में अवेलेबल बड़े आराम से करा देंगे। तो आज की क्लास में हमने ये सामान्य जानकारी आपकी दी है। कल हम अब आपका जो प्रागैतिहासिक काल है उसके साथ में आपकी क्लास की शुरुआत कर देंगे और 10 तारीख के बाद आपकी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी हो सकता है मध्य प्रदेश के ही आपके 2-3 लेक्चर आपको मिलते रहें, क्योंकि 4 यूनिट आपकी जो है वो आपको कवर करनी है। पहले हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी खत्म करेंगे, फिर इकोनॉमी खत्म करेंगे, फिर इसके खेल, करंट अफेयर्स वगैरह के लिए एक अलग फोल्डर आपको 4 फोल्डर में आपको चलेगा। अगेन ये चूंकि ऑफर आपका चल रहा है 15 अगस्त रात के 12 बजे तक आपका ऑफर चलेगा। अभी आपको हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर 10% का डिस्काउंट है, आप उसको देखें। जो लोग 2019 का मेंस देने वाले हैं उनको मात्र 3150 रुपए में इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, मेंस, उनके मॉडल आंसर और साथ में सारी वीडियो क्लासेस सब कुछ केवल 3150 में अवेलेबल है, वो वहां पर देख सकते हैं। चाहे कोई भी आपके एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, व्यापम हो, एडीपीओ हो और आपके मध्य लोकसभा कोई भी, जहां भी मध्य प्रदेश आपका आता है, उस सभी के लिए मध्य प्रदेश के लेक्चर आपके फायदेमंद रहेंगे। 2500 में क्लास अलग से रहेगी। बाकी जिन्होंने मेंस का कोर्स लेके रखा है, प्री का कोर्स लेके रखा है, उनके साथ में ये क्लासेस आपकी न्यू ऑटोमेटिकली ही अपडेट होंगी। तो ये इंट्रोडक्शन है आपका। अब जो लोग इस ऑफर कोड का फायदा उठाना चाहते हैं उनको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कूपन कोड जय हिंद यूज करना है। ठीक है, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।